नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की शुरुआत करेंगे हम बीएमसी की ही खबर के साथ, क्योंकि बीएमसी में ऐसे 252 शिक्षक हैं जिनका चयन होने के बावजूद उन्हें नौकरी पर इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई मराठी माध्यम से की थी, अंग्रेजी से नहीं। बीएमसी के शिक्षा विभाग के इस नियम को लेकर जहां सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल शिवसेना से भी पूछा जा रहा है, जो बीएमसी में 25 साल से सत्ता में है और इस पार्टी ने अपनी शुरुआत मराठी मानुष के मुद्दे से ही की थी। देखिए रिपोर्ट। पिछले साल बीएमसी स्कूल में चयन होने के बाद प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने वाली जागृति पाटिल ने उस स्कूल में काम करना छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि अब वो बीएमसी स्कूल में पढ़ेंगी। लेकिन बाद में उन्हें बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि मराठी माध्यम से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की वजह से अब उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी। पिछले 1 साल से जागृति इसके खिलाफ दर दर भटक रही हैं। यही हाल अमित पाटिल का भी है। कई अधिकारियों को अपनी परेशानी बताने के बावजूद इन्हें कहीं कोई राहत नहीं मिली। महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा, तो उसमें हम सब मेरिट में आए हैं। इसके लिए हमें अगर ज़्यादा मार्क्स मिले तो अभी उन लोगों ने क्या किया है, जिनका प्योर इंग्लिश है, 1st to 10th भी मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम है, वो कम मार्क्स होने पर भी उनको लिया है और हमें ज़्यादा मार्क्स है, हम टैलेंटेड है, फिर भी हमको जॉब नहीं मिली अभी तक। महाराष्ट्र के एग्जाम की कोई सी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना इतनी आसान चीज़ नहीं है। हम लोगों ने वो क्रैक की है और क्रैक करने के बाद हम लोग वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। वेरिफिकेशन होता भी है और वेरिफिकेशन होने के बाद ये लोग क्या बोलते हैं, बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, कि आप लोगों का सिर्फ 10th एजुकेशन जो मराठी में है, इसके लिए आप लोगों को हम लोग ले नहीं सकते। तो हम लोगों ने बोला ऐसा मत कीजिए, एक तो 10-10 साल सरकार नौकरी नहीं निकालती है और 10 साल के बाद एग्जाम क्रैक करने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आप बोलते हैं कि आप लोगों को ले नहीं सकते, तो हम लोग जाएंगे किसके पास। बीएमसी में पिछले 25 सालों से शिवसेना सत्ता में है, जिसने मराठी मानुष को हक दिलाने के इरादे से पार्टी की शुरुआत की थी। लेकिन अब जब बीएमसी की ओर से मराठी से पढ़ाई करने पर नौकरी नहीं दी जा रही है, तो शिवसेना पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसके खिलाफ शिवसेना भवन के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी भी की जा रही है। हम लोग 18 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जो शिवाजी पार्क में पुतला है, वहाँ से सेना भवन तक एक निवेदन यात्रा निकालने वाले हैं। इस निवेदन यात्रा में हम शिवसेना के जो सुप्रीमो है उद्धव जी ठाकरे, जो महाराष्ट्र के सीएम भी है, उनको गुहार लगाएंगे कि आपके राज्य में, ताकि आप 14 से लेकर 19 तक भी आप सत्ता में थे और 19 से लेकर अभी भी आप सत्ता में हो, आपके होते हुए अगर होता है तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं चलेगा। इस मामले में बीएमसी के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी में 2 तरह के स्कूल हैं, एक जिसमें मराठी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाए जाते हैं और दूसरे जिसमें केवल अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी वाले स्कूल में नियुक्ति के समय हमने तय किया है कि इसे कॉन्वेंट की तरह बनाना है और पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में करने वाले को ही हम इसमें लेंगे। दूसरी तरह के स्कूल में मराठी भाषा से पढ़ाई करने वालों को भी लिया जाता है। महाराष्ट्र में भूमिपुत्र बनाम परप्रांतीय के मुद्दे पर तो कई बार राजनीति और कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन शायद ये पहली बार है जब राज्य के भूमिपुत्रों को ही इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने मराठी में पढ़ाई की। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं और इन लोगों को कब तक न्याय मिलता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में बेंगलुरु से 22 साल के दिशा रवि को देशद्रोह के धाराओं पर गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट को दिशा नहीं एडिट किया है। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से दिशा कह रही है कि केवल उसने 2 लाइन एडिट किए थे, ऐसा नहीं है, उसने कई बार इस टूलकिट को एडिट किया है। 22 साल की दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देशद्रोह की धाराओं के तहत बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। दिशा क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन पर आरोप है कि किसानों को लेकर जो टूल किट स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट की थी, उसको बनाने, एडिट करने और उसे आगे भेजने में दिशा रवि की अहम भूमिका है। वो मुख्य साजिशकर्ताओं में एक हैं। ये टूल किट एक तरह का गूगल डॉक्यूमेंट है जिस पर 26 जनवरी के आसपास किसानों के आंदोलन की प्लानिंग का जिक्र है। पुलिस के मुताबिक जैसा जैसा टूल किट में लिखा हुआ था वैसा ही 26 जनवरी और उसके आसपास हुआ। उस समय पुलिस ने दावा किया था कि टूल किट बनाने वाला खालिस्तानी संगठन पोइट फॉर जस्टिस है, जिसके प्रमुख एमओ धालीवाल हैं। ग्रेटा ने पहले ये टूल किट ट्वीट किया, लेकिन बाद में डिलीट कर एक नया टूल किट पोस्ट किया।
दिल्ली पुलिस ने इसे देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश मानते हुए देशद्रोह का केस दर्ज किया था। इसी केस में पहली गिरफ्तारी दिशा रवि की हुई है। पुलिस ने दिशा को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगते हुए कहा कि ये खालिस्तानी संगठनों को दोबारा खड़ा करने और भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। इसमें हजारों लोग शामिल हैं। दिशा खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू से प्रभावित हैं। इसने 3 फरवरी को टूल किट एडिट किया है। दिशा का मोबाइल बरामद कर लिया है, लेकिन डेटा डिलीट है। वहीं दिशा ने कोर्ट में बोला कि मैंने 2 लाइन एडिट की थी। मैंने जो किया किसानों के सपोर्ट में किया। जो अन्नदाता हैं उनसे मैं प्रभावित हूँ। वो मुझे खाना और पानी देते हैं। पुलिस ने कहा कि इस मामले में शांतनु और निकिता को भी गिरफ्तार करना है। दिशा रवि पर्यावरण से जुड़े मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई हैं। 2018 में बनी फ्राइडे फॉर फ्यूचर की वो संस्थापकों में से एक हैं। दिशा BBA स्नातक हैं। सरकार उन लोगों को गिरफ्तार करती है जो सवाल पूछते हैं। दिशा को इसीलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने सवाल पूछा। दिशा ने जो हिम्मत दिखाई वह हिम्मत देश के सभी युवाओं में होनी चाहिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ग्रेटा थनबर्ग को दुनिया में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाता है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सुना। दिशा रवि पर आरोप है कि उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग के किसानों से जुड़े एक ट्वीट किट को एडिट किया और फिर ट्वीट कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दिशा को 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया। बेंगलुरु से अपने सहयोगी निहाल किदवई और दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो प्रीमियम श्रेणी की पेट्रोल 100 के पार चली गई है, तो वहीं मुंबई में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 95 तक पहुंच गई है। देखिए पूर्वा चिटनीस की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। कई जगह लोगों ने 1 लीटर प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर दी है। गाड़ी किस्तें बड़ी मुश्किल से भरा रही है। रोज के 200-250 दिन भर में हो रहा है। और कोई मेहनत करे तो क्या बनेंगे, उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। पेट्रोल है तो महंगा ही महंगा हो जा रहा है। अभी तक तो बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जब से फ्यूल प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल का प्राइस मेरे ख्याल से MP में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैट पेट्रोल और डीजल पे MP में लग रहा है। अब तो जाना मुश्किल हो गया है। लगातार छठे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये बढ़ोतरी हुई है। रविवार को पेट्रोल की कीमत 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। सत्ते पे आने के पहले उन्होंने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छा दिन तो एक भी नहीं दिख रहा है। जो करना चाहिए आम जनता के लिए वो तो नहीं है, और पेट्रोल के दाम तो बढ़ ही रहे। और ये तो सबसे जरूरतमंद है, पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हो गया है। अपना तो एक ही कहना है गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र राज्य से भी और मोदी जी से भी, कि उन्होंने डीजल और पेट्रोल के भाव कम करने चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरतमंद चीज़ है ये। लेकिन सवाल ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग क्यों लगी है? पेट्रोल डीजल में तेजी कैसे थमेगी? तुरंत उपाय के तौर पर केंद्र राज्य टैक्स घटाएं। केंद्र और राज्य को खर्च कम करने के तरीके ढूंढने होंगे। पेट्रोलियम उद्योग में भी प्रतियोगिता जरूरी है। 6 जनवरी से पेट्रोल और डीजल में तेजी जारी है। इसका एक असर महंगाई पर भी पड़ना तय है। यानी न सिर्फ गाड़ियों में घूमना फिरना महंगा होगा, बल्कि माल ढुलाई महंगी होने से जरूरी चीजों की कीमतें भी बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बच्चों के मुफ्त पढ़ाई के लिए किस तरह से एक संगठन बेंगलुरु में मदद कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साल 2018 में गोवा में माइनिंग पर लगी रोक का असर लाखों लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है। हाल ही में गोवा में इन लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द हल निकालने की मांग की है। माइनिंग दोबारा शुरू करने के लिए गोवा की सड़कों पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 88 माइनिंग लीज के रिन्यू करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य में माइनिंग बंद है। इस आदेश का असर उन हजारों लोगों पर पड़ा है जो माइनिंग से जुड़े थे।
सरकारान हेजेर मायन चालू करपाक। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम प्रमोद सावंत को समझना होगा कि बहुत बड़ी संख्या में जो वर्कर थे वो इस माइनिंग के ऊपर निर्भर थे। बच्चों की पढ़ाई हो या दवाई का खर्च, वो इससे निकल जाता था। सरकार ने इन्हें कोई दूसरा विकल्प भी नहीं दिया है। आमचे मायन एरियनचे प्रमोद सावंत। साल 2018 से ही इस व्यवसाय से जुड़े लोग परेशान हैं। हाल ही में सरकार को चिट्ठी लिखकर इस पर हल निकालने की मांग उन्होंने की है। सरकार को लिखे पत्र में बताया गया कि करीब 3 लाख लोगों के रोजगार पर इसका असर पड़ा है। 88 माइंस में 77,000 लोग काम कर रहे थे और 2.5 लाख लोग दूसरे तरह से इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। 12,000 से ज्यादा गाड़ियां 2018 से ही बंद है और कोरोना ने परेशानी और बढ़ा दी है। बंद का सरकारी तिजोरी पर भी असर पड़ा है। आज भी बोला था कि गवर्नमेंट पहले माइन शुरू करे, क्योंकि गोवा की जो इकोनॉमी है केवल माइन के ऊपर डिपेंड है। माइन गवर्नमेंट भी सर्वाइव करनी है तो गवर्नमेंट के लिए भी माइनिंग ये इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। आज सरकार भी जो पैसा लोन ले रही है, माइन बंद इसलिए सरकार को भी लोन लेना पड़ता है। माइनिंग से जुड़े लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो अदालत में ये सारी बात बताकर कोई हल निकालने की कोशिश करे, लेकिन क्या सरकार वाकई इसके लिए अदालत में कोई पहल करेगी, ये अगली सुनवाई में ही पता चल पाएगा। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में मददगार छात्रों का एक संगठन कैंपस टू कम्युनिटी पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त में पढ़ाई कराने में मदद कर रहा है और इनका मकसद यही है कि कोरोना की वजह से छात्रों को जिस तरह से परेशानी आई उसे दूर करना। खास बात यह है कि जिन छात्रों को ये पढ़ा रहे हैं उसमें प्रवासी मजदूर और दिहाड़ी कर्मचारियों के बच्चे शामिल हैं। कोरोना संकट में लॉकडाउन ने गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान किया। ऐसे में बेंगलुरु में कैंपस टू कम्युनिटी संगठन से जुड़े ये छात्र मदद के लिए आगे आए हैं। उनकी कोशिश है कि स्कूल बेल्टू नाम के अपने अभियान से वो ऐसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकें। सरस्वती की तरह बहुत से बच्चे कोरोना महामारी की वजह से पढ़ाई से दूर हो गए। यहाँ उत्तरी बेंगलुरु के मथीकेरे इलाके के कुछ घर हैं। सरस्वती और उस जैसे बाकी बच्चे घर के काफी पास ही यहाँ आते हैं आर्ट, क्राफ्ट और अंग्रेजी पढ़ने सीखने के लिए। 21 साल के महेशा खुद भी एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे हैं। वो खुद तो छात्र हैं ही, गरीब परिवारों के इन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के लिए हर रोज 2 घंटे भी निकालते हैं। कोरोना की वजह से बच्चों का स्कूल छूट गया है। अब कुछ सरकारी स्कूल खुले हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए फिर से स्कूल जाना मुश्किल है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे सकूं। मथीकेरे के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब यहाँ 15 से 20 परिवार रहते हैं। यहाँ रहने वाले अधिकतर प्रवासी दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों को इस मुहिम से काफी फायदा हो रहा है। मैं हफ्ते में 2 बार इन बच्चों को क्राफ्ट सिखाने आती हूँ। हमारा बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता क्योंकि हमें किसी ने आर्ट और क्राफ्ट सिखाया नहीं, लेकिन अब मेरी ये कोशिश है कि मैं इनके बचपन को सुधार सकूं और इनके लिए यादगार बना सकूं। And it should be like memorable for them. So we are doing this in स्कूल बेल 2.0 से 10,000 वॉलंटियर्स को जोड़ने की कोशिश है ताकि पूरे कर्नाटक में कम से कम 4 लाख बच्चों को मदद मिल सके। मुझे लगता है कि शिक्षा हमारे लिए बहुत अहम है। हम समाज को क्या दे सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इस मुहिम का हिस्सा हैं। कोरोना महामारी के कारण भले ही स्टूडेंट्स क्लासरूम से दूर रहे हो, लेकिन इनमें एक दूसरे को मदद करने का जज्बा अब भी बरकरार है। स्टूडेंट वॉलंटियर ग्रुप्स बेंगलोर शहर में एक साथ इकट्ठे हुए हैं ताकि वो प्रवासी मजदूरों के बच्चों को पढ़ा सके। बेंगलोर से सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।